Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter, dissolution of a partnership firm. Dissolution of a partnership firm पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि there is a difference between dissolution of a partnership and dissolution of a partnership firm. Dissolution का मतलब एक फर्म का बंद हो जाना, dissolution of a partnership firm का मतलब एक फर्म का बंद हो जाना. लेकिन दो पॉइंट आते हैं, dissolution of a partnership एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप का फर्म का डिसॉल्व होना दो अलग अलग पॉइंट हैं. पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना इन द सेंस कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, पार्टनरशिप खत्म हुई है, बिजनेस एज इट इज़ चलता रहेगा. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व होगी, पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया, अब बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा. मीन्स जब एक पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बिजनेस की बुक्स कंटिन्यू रहती हैं. पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाता है. पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होती है ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. एक पार्टनरशिप का डिसॉल्व होने का मतलब पुरानी पार्टनरशिप जो डीड थी उसके अंदर चेंजेस हो गई, मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूट होगी पार्टनरशिप. तो कौन कौन से केसेस थे? प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाए, दो पार्टनर थे ए और बी, अपना प्रॉफिट रेशो चेंज करते हैं तो उनकी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है. तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती, मीन्स बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है. एक नया पार्टनर बिजनेस में आ जाए उस केस में भी यही होगा, पुरानी पार्टनरशिप चलती रहेगी, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, नई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो जाएगी, बिजनेस चलता रहेगा. ऐसे ही एक पार्टनर रिटायर हो जाए, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर हो जाए, उनमें से एक पार्टनर को हम निकाल दें, एक्सपल्शन, डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, या इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए. तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप फर्म आपकी एज इट इज़ ही चलती रहेगी, बिजनेस बंद नहीं होगा. मतलब प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाए, नया पार्टनर आ जाए, कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, इन सभी केसेस में बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा. जो पुरानी पार्टनरशिप है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाएगी. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व होगी, बिजनेस ही बंद हो गया, बिजनेस अब आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा. ऐसा कब होता है? दो केसेस हैं. एक तो बिना कोर्ट की इंटरफेरेंस से हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं, एक कोर्ट की नोटिस के द्वारा कर सकते हैं. ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस से बिजनेस बंद हो जाता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट इन द सेंस कि पार्टनर्स ने अपने आप डिसाइड कर लिया कि हम आपके बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वो अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. बिजनेस को कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. पार्टनर्स का जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो जाता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो जाता है. मतलब किसी भी रीज़न से पार्टनर्स खुद ही चाहते हैं कि हम बिजनेस को आगे कंटिन्यू ना करें. कंपल्सरी डिसोल्यूशन म्यूचुअल एग्रीमेंट में तो होता है कि जैसे चलते हुए बिजनेस को हम बंद कर सकते हैं, मतलब बिजनेस पॉजिटिव सेंस में चल रहा था लेकिन टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया. जैसे हीरो और होंडा दो अलग अलग कंपनीज थी, तो हीरो और होंडा का इनका एक टाइम पीरियड फिक्स था कि इतने टाइम पीरियड तक हम इकट्ठे काम करेंगे और जैसे ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा हम अपना बिजनेस को अलग अलग कर लेंगे. मीन्स अपनी फर्म को बंद करके अपना बिजनेस कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू रखा हुआ है. लेकिन हीरो होंडा के नाम से अब कोई प्रोडक्ट नहीं आता. अगर आपने ध्यान से देखा हो, हीरो का अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और होंडा का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. हीरो होंडा का एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से उन्होंने अपने बिजनेस को बंद कर लिया. लेकिन कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है? जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई बिजनेस इलीगल हो जाए, तो उस केस में कंपल्सरी हो जाता है फर्म को डिसॉल्व करना. बिजनेस इलीगल चल रहा है, अब लीगल बिजनेस चल रहा था, ठीक है, बिजनेस इलीगल तरीके से किया जा रहा है या इलीगल वर्क का बिजनेस किया जा रहा है, तो उसको कंपल्सरी हो जाता है डिसॉल्व करना. ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, जैसे हमने देखा कि एक पार्टनर के रिटायर होने से या डेथ होने से पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती, पार्टनरशिप चलती रहती है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पार्टनर की डेथ होगी तो पार्टनर्स ऐसा कर सकते हैं कि पूरी फर्म को डिसॉल्व कर दें. ज़रूरी नहीं है कि रिटायरमेंट के टाइम या एडमिशन के टाइम पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. अगर तो बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है फिर तो मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है. लेकिन किसी पार्टनर के आने से या किसी पार्टनर की डेथ होने से, रिटायर होने से पुराने पार्टनर चाहते हैं
कि हम पुरानी फर्म को ख़त्म करके नया बिजनेस स्टार्ट करें या नए तरीके से स्टार्ट करें, तो अपनी फर्म को वो डिसॉल्व कर सकते हैं बाय नोटिस। मतलब बाय नोटिस इन द सेंस कि आपस में जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे को नोटिस दे के अपनी फर्म को भी क्लोज कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। और बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, एक तो था कि बिना कोर्ट की इंटरफेरेंस है और एक है कोर्ट की इंटरफेरेंस है। कोर्ट की इंटरफेरेंस से फर्म कैसे डिसॉल्व होती है? अब कोर्ट ये डिसाइड करती है कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए। ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं? बहुत सारे केसेस हैं। पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया, मतलब कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये पर्सन अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, इलीगल तरीके से अगर ये बिज़नेस किया जा रहा है तो कोर्ट उसमें अपना इंटरफेरेंस करके बिजनेस को बंद कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है फर्म को। या एक पार्टनर अपना शेयर थर्ड पर्सन को देना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, या कोई भी इनकैपेबिलिटी हो जाती है किसी पार्टनर की, तो उन सभी केसेस के अंदर कोर्ट इंटरफेयर करके बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरीके से फर्म डिसॉल्व हो सकती है, एक पार्टनर खुद अपनी फर्म को डिसॉल्व कर ले, एक पार्टनर कोर्ट की हेल्प से बिजनेस को डिसॉल्व कर ले। तो दो पॉइंट थे, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं चलेगा, पुराना बिजनेस खत्म हो जाएगा और आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा, पूरी की पूरी फर्म बंद हो जाएगी। अब जब हम पढ़ते हैं कि फर्म बंद हो जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि एक फर्म पूरी की पूरी बंद होगी, तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा? मींस आप किस तरीके से सेटलमेंट करेंगे। देखो, एक फर्म जब बंद होती है तो आपके पास बैलेंस शीट है, आपने उस बैलेंस शीट को आगे कंटिन्यू नहीं लेके जाना बस। तो बैलेंस शीट में आपके पास होती है एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। तो सबसे पहले एसेट्स को बेचा जाता है, बिजनेस की जितनी एसेट्स हैं इनको क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। अब एसेट्स को सेल करने से क्या आएगा? पैसा आएगा। इस पैसे से पेमेंट की जाएगी, जितने भी डेट्स हैं वो सब क्लियर किए जाएंगे, पेमेंट्स की जाएगी लायबिलिटीज़ की। तो एसेट्स बेच दी जाएंगी और लायबिलिटीज़ की क्या कर दी जाएगी? पेमेंट कर दी जाएगी। अब लायबिलिटी की पेमेंट करने के 3 मेथड हैं, 3 स्टेप्स हैं। मेथड इन द सेंस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो पेमेंट की जाती है वो की जाती है थर्ड पार्टी की, फिर पेमेंट की जाती है सेकंड पार्टी की, और फिर पेमेंट की जाती है फर्स्ट पार्टी की। थर्ड पार्टी इन द सेंस आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स में थर्ड पार्टी इन द सेंस जिनका बिजनेस से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। आउटसाइडर इन द सेंस जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बिल पेबल हैं, ये सब आउटसाइडर्स हैं, ठीक है। बैंक लोन है। सेकंड पार्टी पार्टनर्स लोन, एंड फर्स्ट पार्टी पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले जो पेमेंट की जाती है, एक फर्म जब बंद होती है तो सबसे पहले पेमेंट की जाएगी आउटसाइडर्स की। आउटसाइडर्स की पेमेंट करने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसमें आप सेकंड पार्टी की पेमेंट करेंगे। सेकंड पार्टी होते हैं पार्टनर्स के लोन। पार्टनर्स के लोन अकाउंट की पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट बचती है फिर आप पेमेंट करते हो फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी इन द सेंस पार्टनर्स की कैपिटल की, मीन्स जो पार्टनर का खुद का बिजनेस में पैसा लगाया हुआ था उनकी पेमेंट की जाती है। थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी एंड फर्स्ट पार्टी। ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट करने के बाद पैसा बचे ही ना, मतलब थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के बाद पैसा नहीं बचता या सेकंड पार्टी की पेमेंट करने का पैसा नहीं बचता तो पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट नहीं की जाएगी। जितना पैसा पेमेंट करने के बाद बचेगा ना पार्टनर्स उतना ही लेके जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सफिशिएंट अमाउंट बच जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सफिशिएंट अमाउंट नहीं बचे। तो अलग अलग केसेस जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे कि पेमेंट करने के बाद पैसा किस तरीके से बच रहा है और उनकी पेमेंट किस तरीके से की जा रही है। तो आपने जो पेमेंट की सीक्वेंस है, पहले पेमेंट करनी है थर्ड पार्टी की, फिर पेमेंट करनी है आपको सेकंड पार्टी की और फिर पेमेंट करनी है आपको फर्स्ट पार्टी की। तो जो अकाउंटिंग जो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसका पढ़ते हैं, ये ट्रीटमेंट थे कि थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी एंड फर्स्ट पार्टी। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने के बाद कौन कौन से अकाउंट इसमें क्रिएट किए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के लिए हम लोग पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जिसके अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रियलाइज किया जाता है। रियलाइज करते हैं हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रियलाइज करके फिर हम जो पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉस आता है वो पार्टनर्स के बीच में देते हैं।
मतलब प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स को पे कर देंगे, लॉस आएगा तो पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। अब जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना देते। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रीवैल्यूएट करने के लिए, और वहाँ पे जितनी वैल्यू चेंज हुई है वही दिखाई जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रियलाइज करने के लिए। रियलाइज इन द सेंस, आज हमने फर्म को बंद करना है तो हम देखेंगे कि एसेट्स की वैल्यू आज कितनी है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू आज कितनी है जो हमें पे करनी है। तो रियलाइज्ड वैल्यू बुक दिखाने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। जब हम प्रैक्टिकल्स हम पढ़ेंगे वहाँ सीखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रियलाइज करने के लिए अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आफ्टर देन सेकंड पार्टी की पेमेंट करने के लिए आप बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर फर्स्ट पार्टी की पेमेंट करने के लिए आप बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो पेमेंट के तीन वो हो गए अकाउंट हो गए कि आपने कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। लास्ट में हम बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट से हम ये देखते हैं कि कितना पैसा बिजनेस के अंदर आया था एसेट्स को बेचने से, और कितनी पेमेंट हमने की है लायबिलिटीज़ की। तो अगर आपका कैश या बैंक एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट मैच कर जाता है तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि जो हमने सम किया है वो सही है। एक्चुअल में कैश अकाउंट पहले बनाया जाता है क्योंकि जैसे एसेट्स बेची जाएंगी पैसा लिखा जाएगा, फिर जैसे जैसे लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते जाएंगे उसी तरीके से कैश अकाउंट में लिखते जाएंगे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली सम्स करते हैं तो उसके अंदर पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट आपको बनाने हैं। इन अकाउंट से हमने सीखना है कि एसेट्स और लायबिलिटी को किस तरीके से रियलाइज़ करके एसेट्स को रियलाइज़ कैसे किया जाता है और लायबिलिटीज़ की पेमेंट कैसे की जाती है। तो जितने भी पेमेंट हैं उनको 3 स्टेप्स में डिवाइड करके पेमेंट करनी है आपने लायबिलिटीज़ की, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं। तो पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट, फिर सेकंड पार्टी की पेमेंट और फिर फर्स्ट पार्टी की पेमेंट। अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द सेंस, जब एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जिसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रियलाइज़ किया जाता है, एसेट्स को सेल किया जाता है एंड लायबिलिटीज़ को पे किया जाता है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में हम सिर्फ थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटीज़ हैं उनको ही पे करते हैं। सेकंड पार्टी की जो लायबिलिटीज़ हैं मींस पार्टनर्स लोन, उनके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाया जाता है। एंड फर्स्ट पार्टी की पेमेंट के लिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, आफ्टर देन लोन अकाउंट, आफ्टर देन कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में हम कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं, ये देखने के लिए कि बिज़नेस से टोटल पैसा कितना आया और कितना पैसा चला गया। मींस एसेट्स को रियलाइज़ करने से कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है और लायबिलिटीज़ को पे करने से कितना पैसा गया है। अगर आपका कैश और बैंक अकाउंट मैच कर जाता है तो इट मीन्स आपका सम सही है। जब एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है, मींस जब एक बिज़नेस को आप बंद करते हैं, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रियलाइज़ करने के लिए। मींस आपने एसेट्स की जो वैल्यू है उनको डिस्पोज करने के लिए और लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए। और लायबिलिटी भी कौन सी? थर्ड पार्टी की पेमेंट। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ इन द सेंस जो आउटसाइडर्स हैं, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल पेबल, जो भी हमारी थर्ड पार्टी की पेमेंट है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट इन द सेंस जो भी हमारे लॉसेस हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, जो भी इनकम है वो सब क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है। बैलेंस शीट में जितनी भी आपके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पड़ी हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहली जो एंट्री हमें गिवन है फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट, मींस आप एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, इट मींस एसेट्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। अब एसेट्स बैलेंस शीट में हमारे पास डेबिट होती हैं, एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो एसेट्स के बैलेंस को क्लोज करने के लिए उन्हें क्रेडिट किया जाता है। एसेट्स को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ओपन किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिस्पोज करते हैं और लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एसेट्स को अगर आपने डिस्पोज करना है, रिटर्न ऑफ करना, क्लोज करना है एसेट्स का बैलेंस, अगर एसेट्स का बैलेंस क्लोज करेंगे तो डेबिट वाली चीज़ को हम क्रेडिट कर देंगे। तो उस केस में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स।
रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि आपने जब फर्म डिसॉल्व करनी है तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपने सभी की सभी एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है एक्सेप्ट कैश, बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप इन सब एसेट्स को छोड़ के जितनी भी एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और उनको बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। बैलेंस शीट में जितनी भी हमें एसेट्स दी हुई हैं, जो भी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में एसेट्स की दी हुई है उसी वैल्यू पे उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक्सेप्ट कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद हम लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, एसेट्स का बैलेंस डेबिट था तो डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट किया। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस शीट में गिवन होता है वो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट है तो उसको ख़त्म करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो एंट्री जो क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ अकाउंट जो उसकी एंट्री है तो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन एंट्री विल बी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सबसे पहला जो काम है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना। एसेट्स को ख़त्म करना है तो आप क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करना है तो डेबिट, और जो अपोजिट अकाउंट ओपन किया जाएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट। सेम जैसे आपने एसेट ट्रांसफ़र की थी, कुछ एसेट्स को छोड़ दिया था, ऐसे ही हम लाइबिलिटीज़ सारी ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन कुछ लाइबिलिटीज़ को छोड़ देंगे जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी। आपने सारी की सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं करनी। कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हमें छोड़नी है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो लाइबिलिटीज़ आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी क्योंकि इन दोनों के तो हमने अकाउंट ओपन करने अलग से। इसके अलावा जनरल रिज़र्व है, किसी भी टाइप का रिज़र्व है वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। आपने सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, इनका बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करना। आपको सिर्फ वही लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करनी है जो आपने पे करनी है थर्ड पार्टी को। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन है, प्रोविडेंट फंड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, किसी पार्टनर के वाइफ का लोन है, मतलब पार्टनर का लोन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, अदर पार्टीज़ का लोन है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी क्योंकि लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हम अलग से बनाते हैं। एंड रिज़र्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, किसी भी तरीके का रिज़र्व है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के, तो इसलिए उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे रिज़र्व। आपने वही लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है और जिनकी आपको पेमेंट करनी है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के बाद आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को रियलाइज़ करते हैं। जितने भी बिजनेस में एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको रियलाइज़ करते हैं, मींस एसेट्स को सेल करते हैं और लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं। तो एसेट्स को सेल करेंगे, सेल करने से हमारे पास पैसा आएगा, मींस कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे। देन एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी आप एसेट सेल करते हैं तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बच्चे गलती से यहाँ क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर सेल कर दिया तो बच्चे एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आपको बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर नहीं करना, उस फर्नीचर की जगह आप लिखेंगे रियलाइजेशन, क्योंकि आप पहले एसेट्स की वैल्यू को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर चुके हो। हम एसेट्स का बैलेंस जो है वो ख़त्म कर चुके हैं, आपकी बुक्स में एसेट्स की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, उसकी जगह नया अकाउंट ओपन हो गया रियलाइजेशन। तो जब भी आप एसेट सेल करेंगे तो आप एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मीन्स आपने वहाँ पे एसेट्स का नेम नहीं लिखना, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब एसेट्स को सेल करेंगे तो एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एसेट पार्टनर ले जाए। अब अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो वो पैसे, वो एसेट का अमाउंट हमें पार्टनर से चार्ज करना है, रिसीव करना है, तो उस केस में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने पार्टनर से पैसे लेने हैं, मींस फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। एंट्री कर दी जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हम एसेट्स को सेल करते हैं तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो उस केस में एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। थर्ड पॉइंट आता है कि इफ़ एन एसेट इज़ गिवन अवे टू द क्रेडिटर इन ए पार्ट और फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, द एग्रीड अमाउंट ऑफ द एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम ऑफ क्रेडिटर एंड द बैलेंस इज पेड टू हिम, नो एंट्री इज पास फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द क्रेडिटर। मीन्स अगर कोई एसेट आपने किसी क्रेडिटर को दे दी फुल पेमेंट में,
फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी 1 लाख और आपने उसको 80,000 की कोई एसेट दे दी 70,000 रुपीज़ में, मतलब 80,000 की कॉस्टिंग की एसेट आपने 70,000 में उसको दे दी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 70,000 एसेट्स की वैल्यू माइनस करके, मीन्स क्रेडिटर को आपको पेमेंट करनी थी 1 लाख, 70,000 की एसेट कट हो जाएगी और जो रिमेनिंग अमाउंट है 30,000 वो कैश पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर्स को। 70,000 की आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री क्यों नहीं करनी, क्योंकि 70,000 की एसेट रिलाइज हुई और 70,000 की हमारे क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक, उधर से हो जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी 70,000 की। तो जो 30,000 की नेट अमाउंट की एंट्री है वही आपको करनी है। इस एंट्री को दोबारा अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी क्रेडिटर की पेमेंट करनी थी 1 लाख और आपने उसको एक एसेट दे दी। उस एसेट की बुक वैल्यू थी 80,000 बट मार्केट वैल्यू जो रिलाइज़ हुई है वो 70,000। तो आपने बुक वैल्यू को ट्रीट नहीं करना। 70,000 की जो एसेट रिलाइज होनी थी वो हमने क्रेडिटर्स को दे दी, तो 70,000 के क्रेडिटर कट हो गए। जो बैलेंस अमाउंट है 30,000 वो आपने कैश में पे कर दिया। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को करने के बाद एसेट्स को हम रिलाइज़ करते हैं, एसेट्स की वैल्यू को मीन सेल करते हैं एसेट्स को। जब सेल करते हैं तो एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर कोई एसेट फुल सेटलमेंट में एडजस्ट की जाती है तो उसकी एंट्री नहीं करते। ये चीज़ हम प्रैक्टिकल सम्स के अंदर अच्छे से सीखेंगे कि इसकी एंट्री क्यों नहीं करनी और बाकी एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं। एसेट्स की वैल्यू को रियलाइज़ करने के बाद मीन सेल करने के बाद हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ थर्ड पार्टी की पेमेंट की जाती है। सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी के लिए आप अलग से अकाउंट बनाते हैं। तो थर्ड पार्टी की जो आपने पेमेंट करनी है मीन्स आउटसाइड जो लाइबिलिटीज़ है उनकी पेमेंट करनी है। तो इस केस में हमारे पास से कैश चला जाता है तो आप कैश क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम जहाँ से हमने एसेट्स को रियलाइज़ किया था उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ को पे करना है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ जो सेकंड अकाउंट ओपन किया जाएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट, मीन्स आपको ऐसा नहीं लिखना लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर ने कर दी तो उस केस में हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी तो अब हमें पार्टनर को पैसे देने हैं, तो उस केस में हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बिजनेस की लाइबिलिटी थी, पे करनी चाहिए थी बिजनेस को, लेकिन उसकी जगह पे कर दी पार्टनर ने, तो उस केस में आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो ही पॉइंट है लाइबिलिटीज़ के केस में। अगर हमने लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी मींस फर्म ने लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी तो उस केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। अगर लाइबिलिटी की पेमेंट किसी पार्टनर ने कर दी उस केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आती है कि अगर आप कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इन द सेंस फर्म को रियलाइज़ करने के टाइम जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं या कोई भी एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स को रियलाइज़ करने के टाइम कोई भी खर्चे होगी तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर आपने पे कर दिए तो उस केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट किसी पार्टनर ने कर दी तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के बाद एसेट्स को हम सेल करते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं। उसके बाद कोई भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट करते हैं और लास्ट में सब चीज़ें करने के बाद हम अकाउंट को क्लोज़ करते हैं। जब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज़ करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो जाए। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो उस केस में प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो उस केस में लॉस होगा। क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर लॉस हो जाता है तो वो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो भी लॉस है वो पार्टनर से चार्ज कर लिया जाएगा। तो उस केस में जो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मीन्स अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। एंट्रीज़ पढ़ने के बाद हम रियलाइजेशन का फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरीके से उन एंट्रीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले आप एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। बैलेंस शीट से आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है। तो हमने एसेट्स के रिगार्डिंग एंट्री पढ़ी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप सभी एसेट्स लिख देंगे, कुछ एसेट्स छोड़ के कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स।
ऐसे ही लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज़ लिख देंगे, सारी लाइबिलिटीज़ लिखनी है एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आपके पास रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस है उनको छोड़ के सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम एसेट्स को सेल करते हैं। अगर एसेट्स को सेल करेंगे तो पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन। तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे रियलाइजेशन के बाय बैंक। अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो उस केस में हम लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसको आप सेल करते हो तो वो भी बाय बैंक आ जाएगा। इसी तरीके से कोई लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो तो टू बैंक या टू कैश अकाउंट। ऐसी कोई लाइबिलिटी जो पहले रिकॉर्ड नहीं की थी उसकी आज पेमेंट कर दी तो उस केस में भी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं तो उस केस में हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर्स पे करते हैं तो उस केस में एंट्री होती थी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट हो जाएगा और अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र और चार्ज किए जाते हैं। बैलेंस शीट में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करनी है, कुछ एसेट्स को छोड़ना है, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया कौन कौन सी एसेट्स को छोड़ देना है। अगर आपको डेटर दिए हुए हैं तो डेटर की जो ग्रॉस वैल्यू है वो शो करेंगे एसेट साइड में ट्रांसफ़र जब करेंगे, और प्रोविज़न है वो हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रोविज़न। मतलब जो लाइबिलिटीज़ आप ट्रांसफ़र करेंगे उसी के साथ ही आप प्रोविज़न भी लिख देंगे। डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू दिखाएंगे हम, मतलब विदाउट प्रोविज़न जो वैल्यू है वो दिखाएंगे हम एसेट साइड में। जो ट्रांसफ़र करेंगे एसेट साइड में, जो टू एसेट आप ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ लिख देंगे टू डेटर विदाउट प्रोविज़न, और जो प्रोविज़न है वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं वो ध्यान रखनी है कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में दी होती है, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम उस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे थे, इस चैप्टर के अंदर आपको रिटर्न ऑफ नहीं करनी। उस गुडविल को एज एन एसेट आपको ट्रांसफ़र करना है, नॉर्मल एसेट की तरह उस गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आपको सारी की सारी एसेट्स बेचनी है जो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। मींस जो हमें एसेट्स बेचने के लिए कहा गया है या रियलाइज़ करने के लिए कहा गया है, आपने वही एसेट्स को रियलाइज़ करना है। आपने अपनी तरफ से कोई भी एसेट को रियलाइज़ नहीं करना, लेकिन लायबिलिटीज़ आप सारी की सारी पे करेंगे, ये कहे चाहे ना कहे। मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर हमें मेंशन नहीं है कि किसी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है या नहीं करनी, तो आपने सारी लायबिलिटीज़ पेमेंट करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो इन पॉइंट्स को हम वहाँ अच्छे से कवर करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने फॉर्मेट सीखना था, रियलाइजेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एंट्रीज़ को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्रीज़ क्या होती हैं, एसेट्स को सेल करते हैं, लायबिलिटीज़ को पे करते हैं तो किस तरीके से एंट्रीज़ की जाती हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा टास्क था वो रियलाइजेशन का फॉर्मेट था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, उसका एक पूरा सम अच्छे से सीखेंगे, और जितने भी सम्स हैं प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो सम्स के थ्रू हम सीखेंगे।